राधे राधे आप सभी को। स्वागत है आप सभी का कान्हा क्लासेज में। इससे पहले वाले क्लास में हम लोग देखे थे कि हम लोगों का क्रिया चल रहा था और उसमें सहायक क्रिया से हम लोग को स्टार्ट करना है। तो आज देखा जाएगा सहायक क्रिया। सहायक क्रियाएं मुख्य क्रिया के रूप में अर्थ को स्पष्ट और पूरा करने में सहायक होती हैं। कभी एक क्रिया और कभी एक से अधिक क्रियाएं सहायक होती है। हिंदी में इन क्रियाओं का व्यापक प्रयोग होता है। इसके हेर फेर से क्रिया का काल बदल जाता है। जैसे वह खाता है, तो यहाँ पे खाता तो मुख्य क्रिया है खाना, लेकिन है जो है सहायक क्रिया है। मैंने पढ़ा था, तो पढ़ना क्या है, ये मुख्य क्रिया है, लेकिन था जो है ये सहायक क्रिया है। तुम जगे हुए थे, तो जगना क्या है, ये भी मुख्य क्रिया है, लेकिन हुए थे जो दिया है ये सहायक क्रिया हो जाएगी इसमें। वे सुन रहे थे, तो सुनना क्या है, मुख्य क्रिया है, लेकिन रहे थे ये सहायक क्रिया है। और एक चीज़ यहाँ पे दिया है कि इसके हेर फेर से क्रिया का काल बदल जाता है। तो इतना महत्व है इसका कि अगर इसको हम लोग चेंज कर देंगे तो पूरा वाक्य जो है पूरा उसका भी काल बदल जाएगा, क्रिया का तो बदलेगा ही। तो वह खाता है, ठीक, अगर था कर देंगे तो वह खाता था हो जाएगा। कितना महत्वपूर्ण है कि पूरा काल ही बदल जा रहा है। मैंने पढ़ा था, तो मैंने पढ़ा है हो जाएगा, तो भी पूरा काल बदल जाएगा। ठीक, तो सहायक क्रिया ये है हो गया, था हो गया, हुए थे, रहे थे, ये सब इसमें सहायक क्रिया है। अब देखा जाए यहाँ पे दिया है, इनमें खाना, पढ़ना, जगना और सुनना मुख्य क्रियाएं हैं, क्योंकि यहाँ क्रियाओं के अर्थ की प्रधानता है। शेष क्रियाएं जैसे है, ठीक, ये वाला है, था, ये इसमें का, हुए थे, ये वाला, और रहे थे, ये वाला सहायक क्रियाएं हैं। ये मुख्य क्रियाओं के अर्थ को स्पष्ट और पूरा करती हैं। तो सहायक क्रिया समझ में आ गया कौन कौन सी हैं, और ये क्या करती हैं, मुख्य क्रियाओं के अर्थ को स्पष्ट और पूरा करती हैं, और इनके हेर फेर से क्रिया का काल बदल जाता है। ठीक, अब देखिए नामबोधक क्रिया क्या है। नामबोधक क्रिया क्या होती है, संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने से जो संयुक्त क्रिया बनती है उसे नामबोधक क्रिया कहते हैं। तो नामबोधक ध्यान देना है कि इसमें संज्ञा और विशेषण के साथ क्रिया जोड़ा जाएगा तो उसको नामबोधक कहा जाएगा। ये पूछ लेता है कि नामबोधक क्रिया कैसे बनती है, तो संज्ञा और विशेषण के साथ क्रिया को जोड़ने से नामबोधक क्रिया बनती है। ठीक है, जैसे उदाहरण इसका दिया है, संज्ञा प्लस क्रिया, तो भस्म करना, तो भस्म संज्ञा है और करना क्रिया है। हम लोग पढ़े थे कि किसी भी धातु में ना प्रत्यय लगा के और क्रिया बना दिया जाता है, तो भस्म करना ये नामबोधक क्रिया हो जाएगी। अब देखिए विशेषण प्लस क्रिया है, तो विशेषण इसमें दुखी होना है, तो दुखी क्या है, विशेषण है, ठीक, और होना क्रिया है, तो दुखी होना नामबोधक क्रिया हो जाएगी। निराश होना, तो निराश विशेषण है और होना क्रिया है, तो ये सब क्या हो जाएगा, नामबोधक क्रिया हो जाएगा। अब दृष्टव्य क्या है, यहाँ पे दिया है नामबोधक क्रियाएं संयुक्त क्रिया नहीं है। संयुक्त क्रिया जो होता है वो दूसरा ही होता है। ठीक, ये नामबोधक क्रिया और संयुक्त क्रिया में अंतर है। संयुक्त क्रियाएं दो क्रियाओं के योग से बनती हैं और नामबोधक क्रियाएं संज्ञा अथवा विशेषण के मेल से बनती हैं। दोनों में यही अंतर है। तो हम लोग संयुक्त क्रिया में उदाहरण पढ़े थे कि घनश्याम रो चुका है, एक उदाहरण था हम लोगों का। तो देखिए उसमें रो और चुका, तो रोना और चुकना दो क्रिया है, ठीक, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये है कि एक संज्ञा रहेगी और एक क्रिया रहेगी। वहाँ पे दोनों क्रियाएं थी, यहाँ पे एक संज्ञा रहेगी और एक क्रिया रहेगी, तो भस्म करना ये नामबोधक हो जाएगा। तो नामबोधक क्रिया में और संयुक्त क्रिया में अंतर स्पष्ट रखना है। अब देखिए पूर्वकालिक क्रिया क्या क्या होती है, इसको देखा जाए अब। तो परिभाषा क्या है, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तब पहली क्रिया पूर्वकालिक कहलाती है। मतलब ये कि कोई काम करके उसको फिर दूसरा काम स्टार्ट करे तो पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी, पहली वाली जो क्रिया है। तो उदाहरण देखा जाए, जैसे है, उसने नहाकर भोजन किया, मतलब पहले नहाया फिर भोजन किया, ठीक, तो नहाना एक क्रिया हो गई और भोजन करना दूसरी क्रिया हो गई। तो पहले नहाया तो इसलिए इसको पूर्वकालिक क्रिया कह दिया जाएगा। इसमें नहाकर पूर्वकालिक क्रिया है क्योंकि इससे नहाने की क्रिया की समाप्ति के साथ ही भोजन करने की क्रिया का बोध होता है। ठीक, तो पूर्वकालिक क्रिया को ध्यान देना है कि एक कार्य समाप्त होगा और दूसरा कार्य स्टार्ट होगा तो पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। अब देखिए क्रियार्थक संज्ञा क्या है। जब क्रिया संज्ञा की तरफ व्यवहार में आए तब वह क्रियार्थक संज्ञा कहलाती है।
जैसे टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, देश के लिए मरना कहीं अच्छा है। तो इसमें क्या हो रहा है कि क्रिया जो है संज्ञा की तरह व्यवहार में आ रही है, जैसे कोई नाम की तरह यूज किया जा रहा है इसका। ठीक, टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, ठीक है। तो ये हो गया, देश के लिए मरना कहीं अच्छा है, तो ये क्रियार्थक संज्ञा है। अब देखिए वाच्य है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न बनता है, इसको देखा जाएगा अच्छे से। क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं जिसके द्वारा इस बात का बोध होता है कि वाक्य के अंतर्गत कर्ता, कर्म अथवा भाव इनमें से किसकी प्रधानता है। ठीक है, तो मान लीजिए कोई भी वाक्य है, उसमें कर्ता होता है, कर्म होता है, ठीक, या भाव, तो इनमें से जिसकी प्रधानता रहेगी, ठीक है, वही उसमें वाच्य रहेगा। कर्ता की प्रधानता है तो कर्तृवाच्य रहेगा, कर्म की प्रधानता है तो कर्मवाच्य रहेगा, और भाव की प्रधानता रहेगी तो भाववाच्य रहेगा। तो यही हम लोग को देखना है, इनमें किसके अनुसार क्रिया के पुरुष वचन आदि आए हैं। ठीक, तो जिसकी प्रधानता रहेगी उसके अनुसार क्रिया के पुरुष वचन, वो सब लिंग, ये सब रहेगा। ठीक है, इस परिभाषा के अनुसार वाक्य में क्रिया के लिंग वचन चाहे तो कर्ता के अनुसार होंगे, अथवा कर्म के अनुसार, अथवा भाव के अनुसार। ठीक है, अब देखा जाए वाच्य के प्रयोग। वाच्य के प्रयोग, वाक्य में क्रिया के लिंग वचन तथा पुरुष का अध्ययन प्रयोग कहलाता है। ऐसा देखा जाता है कि वाक्य की क्रिया का लिंग वचन एवं पुरुष कभी कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार होता है, तो कभी कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार। लेकिन कभी कभी वाक्य की क्रिया कर्ता तथा कर्म के अनुसार न होकर एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष होती है। यही प्रयोग हैं। ठीक है, तो ये सब प्रयोग हैं, इन्हीं के आधार पर हम लोग वाच्य देखेंगे। अब प्रयोग है, अतः प्रयोग 3 प्रकार के होते हैं। प्रयोग कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? कर्तरी प्रयोग, कर्मणि प्रयोग और भावे प्रयोग। ठीक, तो अब देखिए कर्तरी प्रयोग देखा जाए। कर्तरी प्रयोग क्या है? जब वाक्य की क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार हो, तब कर्तरी प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण यहाँ पे दिया है, मोहन अच्छी पुस्तकें पढ़ता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे क्रिया जो है हम लोगों का पढ़ना है। यहाँ पे पढ़ना क्या है? क्रिया है। और यहाँ पे कर्ता कौन है? मोहन है। मोहन के हिसाब से पढ़ना जो है इसमें चेंज आ रहा है, पढ़ता है, ये पढ़ती है नहीं है, पढ़ती है नहीं है, क्योंकि ये कर्म जो है मोहन, कर्ता जो है मोहन, सॉरी, इसके अनुसार इसमें चेंज आ रहा है। ठीक, तो यहाँ पे कौन सा प्रयोग हो जाएगा? कर्तरी प्रयोग हो जाएगा, क्योंकि ये कर्ता के अनुसार इसमें लिंग वचन और पुरुष में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, अब देखिए कर्मणि प्रयोग क्या है। जब वाक्य की क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार हो, तब कर्मणि प्रयोग होता है। जैसे सीता ने पत्र लिखा, तो यहाँ सीता कर्ता है और पत्र कर्म है और लिखना क्रिया है। तो ये जो सीता है ये कर्ता के अनुसार इसमें चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पे पत्र, क्योंकि ये स्त्रीलिंग है सीता, तो ये स्त्रीलिंग नहीं है, लिखी नहीं है ना, यहाँ पे लिखा है, तो ये पत्र के अनुसार है। तो यहाँ पे कर्म के अनुसार चेंज हो रहा है क्रिया में, तो ये कर्मणि प्रयोग हो जाएगा। जैसे ऊपर यहाँ पे था मोहन अच्छी पुस्तकें पढ़ता है, तो यहाँ पे क्या हुआ था कि ये कर्ता है मोहन, इसके अनुसार इसमें क्रिया में परिवर्तन हुआ था, तो ये कर्तरी प्रयोग है। लेकिन यहाँ पे कर्म के अनुसार इसमें क्रिया में परिवर्तन हो रहा है, तो यहाँ पे कर्मणि प्रयोग हो जाएगा। तो जहाँ पे कर्म के अनुसार क्रिया के लिंग वचन में परिवर्तन होगा वहाँ पे कर्मणि प्रयोग हो जाएगा, जहाँ कर्ता के अनुसार होगा वहाँ पे कर्तरी प्रयोग हो जाएगा। अब देखिए भावे प्रयोग, ये सबसे आसान है, इसको देखा जाए। जब वाक्य की क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्ता अथवा कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार न होकर एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष हों, तब भावे प्रयोग होता है। भावे प्रयोग सबसे आसान है, जैसे मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे उठा नहीं जाता, मुझसे बैठा नहीं जाता, धूप में चला नहीं जाता। ठीक, तो ये सब भावे प्रयोग हो जाएगा, ये हमेशा नकारात्मक रहता है। और ये भावे प्रयोग जो है या भाववाच्य है, इसका आगे देखेंगे, बहुत आसान है, ये पकड़ में तुरंत आ जाता है, क्योंकि हमेशा नकारात्मक में रहता है। अब देखिए वाच्य के भेद, यहीं से प्रश्न बनता है। उपयुक्त प्रयोगों के अनुसार वाच्य के 3 भेद हैं, कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है और भाववाच्य है। तो कर्तृवाच्य क्या है? क्रिया के उस रूपांतर को कर्तृवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध हो।
जो ऊपर पढ़े हैं लगभग वही चीज़ है। तो यहाँ पे देखिए कर्ता की जो प्रधानता रहेगी वाक्य में, तो इसमें कर्तृवाच्य रहेगा। जैसे लड़का खाता है, मैंने पुस्तक पढ़ी, ठीक है? तो देखिए लड़का खाता है, तो इसमें लड़का की प्रधानता है। मैंने पुस्तक पढ़ी, इसमें मैंने जो है इसकी प्रधानता है। तो जिसकी प्रधानता रहेगी वही वाच्य हो जाएगा। अब देखिए कर्मवाच्य क्या है? कर्मवाच्य देख लिया जाए। क्रिया के उस रूपांतर को कर्मवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध हो। इसमें कर्म प्रधान रहेगा तो कर्मवाच्य रहेगा। जैसे पुस्तक पढ़ी जाती है, ठीक? यहाँ पे ये नहीं कह रहा है कि पुस्तक पढ़ रहा है कोई, यहाँ पे ये लिखा है पुस्तक पढ़ी जाती है। यहाँ पे रहता कि राम पुस्तक पढ़ता है तो कर्मवाच्य हो जाएगा, लेकिन है पुस्तक पढ़ी जाती है। अब यहाँ पे क्या है कि पढ़ने को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है, तो यहाँ पे कर्मवाच्य हो जाएगा। आम खाया जाता है, आम खाया जाता है तो खाया जो जाता है, इसको खाना, इसको ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है, तो यहाँ पे कर्मवाच्य हो जाएगा। जिसको ज़्यादा महत्व दिया जाएगा वही हो जाएगा। और ये भी है जैसे राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, तो उसमें भी कर्मवाच्य होगा। इसको ध्यान दीजिएगा, ऐसा उदाहरण मिल जाता है। यहाँ क्रियाएँ कर्ता के अनुसार रूपांतरित न होकर कर्म के अनुसार परिवर्तित हुई हैं। यहाँ क्रियाएँ कर्ता के अनुसार रूपांतरित न होकर कर्म के अनुसार परिवर्तित हुई हैं। तो क्रिया में ध्यान देना है कि क्रिया किसके अनुसार परिवर्तित हो रही है। जिसके अनुसार परिवर्तित होगी वो वाच्य हो जाएगा। कर्म के अनुसार परिवर्तित होगी तो कर्मवाच्य हो जाएगा, और कर्ता के अनुसार परिवर्तित होगी तो कर्तृवाच्य हो जाएगा। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि अंग्रेजी की तरह हिंदी में कर्ता के रहते हुए कर्मवाच्य का प्रयोग नहीं होता। जैसे मैं पानी पीता हूँ के स्थान पर मुझसे पानी पिया जाता है लिखना गलत होगा। तो ये अंग्रेजी वाला वाच्य नहीं है, ध्यान देना है इसको। हाँ, निषेध के अर्थ में यह लिखा जा सकता है मुझसे पत्र लिखा नहीं जाता, उससे पढ़ा नहीं जाता। तो यहाँ पे भी पढ़ने को ही महत्व दिया जा रहा है, तो ये भी कर्मवाच्य हो जाएगा। अब भाववाच्य देखा जाए, सबसे आसान भाववाच्य है। क्रिया के उस रूपांतर को भाववाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में क्रिया अथवा भाव की प्रधानता का बोध हो। जैसे राम से टहला भी नहीं जाता, तो यहाँ पे भाववाच्य है, नहीं हमेशा नकारात्मक रहेगा। मुझसे बैठा नहीं जाता, धूप में चला नहीं जाता, ये भाववाच्य हो जाएगा। इन वाक्यों में कर्ता और कर्म के स्थान पर क्रियाएं ही अधिक प्रधान हो गई हैं, तो यहाँ पे क्रिया प्रधान हो गई है कर्ता और कर्म के स्थान पे। ये चीज़ ध्यान देना है कि भाववाच्य जो है इसमें क्रिया प्रधान हो जाएगी और हमेशा नकारात्मक रहेगा। और देखा जाए टिप्पणी क्या है नीचे, यहाँ यह दृष्टव्य है कि कर्तृवाच्य में क्रिया सकर्मक और अकर्मक दोनों हो सकती है, किंतु कर्मवाच्य में केवल सकर्मक और भाववाच्य में अकर्मक होती है। तो हम लोग देखिए यहाँ पे बता रहे हैं यहाँ पे कि हम लोग जो वाच्य पढ़े हैं, इसमें जो कर्तृवाच्य है, इसमें जो क्रिया है ये और पढ़ना, ये सकर्मक और अकर्मक दोनों हो सकता है कर्तृवाच्य में। जैसे यहाँ पे लड़का खाता है तो खाना खाता है, तो सकर्मक हो गया। मैंने पुस्तक पढ़ी, ये भी सकर्मक हो गया। तो इसमें सकर्मक कर्मक दोनों हो जाएगा। हम लोग सकर्मक और अकर्मक पीछे पढ़ चुके हैं। लेकिन कर्मवाच्य जो है, ठीक, इसमें हमेशा सकर्मक रहेगी क्रिया। देखिए यहाँ पे नीचे दिया है, कर्तृवाच्य में क्रिया सकर्मक और अकर्मक दोनों हो सकती है, किंतु कर्मवाच्य में केवल सकर्मक और भाववाच्य में अकर्मक होगी। तो कर्मवाच्य में हमेशा क्या होगी, सकर्मक होगी, मतलब कि कर्म उसमें रहेगा तभी सकर्मक होगी। और कर्मवाच्य है ही तो सकर्मक तो हमेशा रहेगी ही। अब देखिए नीचे जो है ये भाववाच्य जो दिया है, इसमें क्रिया हमेशा क्या रहेगी, अकर्मक रहेगी। तो राम से टहला भी नहीं जाता, तो टहलना क्या है, अकर्मक है, ठीक। तो ये सब है बात इसमें। टिप्पणी हम लोग पढ़ ली। अब काल पढ़ा जाए। काल से भी प्रश्न बनता है, तो देखा जाए इसको। क्रिया के उस रूपांतर को काल कहते हैं जिससे उसके कार्य व्यापार का समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध हो। काल के 3 भेद हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। तो वर्तमान काल जो है इसके 6 भेद होते हैं, और भूतकाल के 5 और भविष्यत काल के 3। ये भी पूछता है प्रश्न, ठीक है, कि कितना किसका कितना काल होता है। तो वर्तमान को ध्यान देना है कि वर्तमान सबसे ज़्यादा है, वर्तमान सबसे ज़्यादा है, और भूत उससे कम है और भविष्यत सबसे कम है। तो वर्तमान काल के भेद देखा जाए अब। और वर्तमान काल है क्या, क्रियाओं के व्यापार की निरंतरता को वर्तमान काल कहते हैं। इसमें क्रिया का आरंभ हो चुका होता है,
जैसे वह खाता है, यहाँ खाने का कार्य व्यापार चल रहा है, समाप्त नहीं हुआ है। तो वर्तमान काल में समाप्त नहीं हुआ है, जो है कार्य व्यापार जो है क्रिया का चल रहा है। तो इसके भेद देखे जाए, वर्तमान काल के भेद कौन कौन से हैं? वर्तमान काल के 5 भेद हैं। वर्तमान काल कितने भेद हैं? सॉरी, हम ऊपर बता दिए थे 6। वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। और भूतकाल के 6 और भविष्यत के 3, 563 है, याद कर लीजिएगा आप लोग। वर्तमान, भूत, भविष्य। हम भूत, भविष्य, वर्तमान लग रहा है याद कर लिए थे। ठीक है, तो इसको देखा जाए, वर्तमान काल कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। वर्तमान काल के 5 भेद हैं: सामान्य वर्तमान, तात्कालिक वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान और संभाव्य वर्तमान। यहाँ पे कन्फ्यूजन बहुत होता है, लेकिन देखा जाएगा अच्छे से तो क्लियर हो जाएगा। जो पहली बार पढ़ेगा उसको समझ ही में नहीं आएगा कि कौन किस में जा रहा है। वर्तमान में ही है कि कहाँ गया, भेद इतने हैं इसके। देखिए, क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया का वर्तमान काल में होना पाया जाता है जाए सामान्य वर्तमान कहलाता है। जैसे वह आता है, वह देखता है। तो हम लोग पढ़े ही हैं कि ता है, ती है, ते है, ये सब सामान्य वर्तमान में आता है वर्तमान में। अब देखिए तात्कालिक वर्तमान क्या है। तत्काल समझ में आ रहा होगा कि तत्काल अभी अभी हुआ है। इससे यह पता चलता है कि क्रिया वर्तमान काल में हो रही है। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, मतलब ये है कि मैं पढ़ रहा हूँ, मतलब अभी भी पढ़ ही रहा हूँ तत्काल में भी। वह जा रहा है, मतलब अभी जा ही रहा है, तत्काल में भी जा रहा है, पहुँचा नहीं है, जा रहा है। अब पूर्ण वर्तमान देखा जाए, इससे वर्तमान काल में कार्य की पूर्ण सिद्धि का बोध होता है। इसमें क्या हो रहा है? पूर्ण सिद्धि का बोध हो रहा है वर्तमान काल में ही। वह आया है, मतलब आ चुका है। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, मतलब लड़का पुस्तक पूरा पढ़ लिया है। और पढ़ नहीं रहा है, पढ़ रहा होता तो तत्कालिक वर्तमान में रहता, लेकिन उसने पूरा पुस्तक पढ़ लिया है तो पूर्ण वर्तमान हो गया है, पूर्ण कर दिया है पढ़ के। ठीक। अब देखिए संदिग्ध वर्तमान देखा जाए। संदिग्ध वर्तमान क्या है? संदिग्ध वर्तमान है जिससे क्रिया के होने में संदेह प्रकट हो पर उसकी वर्तमानता में संदेह ना हो। जैसे राम खाता होगा, तो राम खाता होगा, संदेह प्रकट किया जा रहा है, शायद खाता होगा, वह पढ़ता होगा, शायद पढ़ता होगा, कोई ज़रूरी नहीं है लेकिन शायद पढ़ता होगा। संदिग्ध संदेह वहाँ पे प्रकट किया जा रहा है ना, तो यहाँ पे संदिग्ध वर्तमान हो जाएगा। अब देखिए संभाव्य वर्तमान। संदिग्ध वर्तमान में संभाव्य वर्तमान, इसमें कन्फ्यूजन होगा, लेकिन ध्यान थोड़ा सा चीज़ एक देना है। इससे वर्तमान काल में काम के पूरा होने की संभावना रहती है। जैसे वह आया हो, वह लौटा हो। तो देखिए यहाँ पे ध्यान ये देना है कि हो रहेगा इसमें। इसमें यही अंतर है, राम खाता होगा है, इसमें गा आ गया है, और पढ़ता होगा आ गया है, और ता है, ता होगा, ठीक, ता होगा, ती हो गया है ना। लेकिन इसमें क्या है संभाव्य वर्तमान में, या आया हो, बस हो है, लौटा हो। ठीक। तो संदिग्ध वर्तमान में और संभाव्य वर्तमान में ध्यान देना है ये दोनों में। अब देखिए हम लोग वर्तमान काल के 5 भेद देख लिए, अब भूतकाल के 6 भेद देखा जाए। तो भूतकाल क्या होता है? जिस क्रिया से कार्य की समाप्ति का बोध हो उसे भूतकाल की क्रिया कहते हैं। जैसे लड़का आया था, तो ये था है, थी है, हम लोग पढ़े ही हैं, भूतकाल होता है। वह खा चुका था, मैंने, सॉरी, था है, थी है नहीं होता है, गलत हो गया। लड़का आया था, तो या था, ई थी, चुका था, चुकी थी, ठीक है, ये होता है। तो लड़का आया था, वह खा चुका था, मैंने गाया। भूतकाल के 6 भेद हैं। भूतकाल कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। तो सामान्य भूत है, आसन्न भूत है, पूर्ण भूत है, अपूर्ण भूत है, संदिग्ध भूत है और हेतुमत भूत है। तो इसके 6 भेद होते हैं। सामान्य भूत देखा जाए, जिससे भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का ज्ञान न हो। जैसे मोहन आया, सीता गई। क्रिया के विशेष समय का ज्ञान न हो उसे सामान्य भूत कहते हैं, आया, गई। ठीक है। अब आसन्न भूत देखा जाए, इससे क्रिया की समाप्ति निकट भूत में या तत्काल ही सूचित होती है। जैसे मैंने आम खाया है, मतलब ये है कि मैंने अभी अभी खाया है, मतलब खा के समाप्त कर दिया है, वो भूत में हो गई है और समाप्त भी हो गई है। मैं चला हूँ, अभी अभी चला हूँ, लेकिन चल दिया हूँ, तो आसन्न भूत हो गया। आसन्न का मतलब होता है कि अभी कुछ देर पहले। ठीक। अब देखिए पूर्ण भूत, क्रिया के उस रूप को पूर्ण भूत कहते हैं जिससे क्रिया की समाप्ति के समय का स्पष्ट बोध होता है।
कि क्रिया को समाप्त हुए काफ़ी समय बीता है। उसने मुरारी को मारा था, बहुत पहले कभी मारा था मुरारी को, तो पूर्ण भूत हो गया। वह आया था, बहुत पहले कभी आया था, मतलब आया था, बीत गया है, पास्ट में हो गया है, तो ये हो गया पूर्ण भूत। अब अपूर्ण भूत देखा जाए, इससे यह ज्ञात होता है कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी, किंतु उसकी समाप्ति का पता नहीं चलता। जैसे सुरेश गीत गा रहा था, तो गीत गा रहा था तो अपूर्ण है ये, गीत गा के ख़त्म कर दिया था, ये हमको क्लियर नहीं है। गीत गा रहा था ये क्लियर है। गीता सो रही थी, तो सो रही थी, सो ही रही थी, कितने देर तो सोई थी, क्या सोने के बाद उठी थी, ये सब नहीं पता है, सो रही थी, अपूर्ण ही रह गया है, यहाँ पे ये ध्यान देना है। अब आगे देखिए, 5वां नंबर है संदिग्ध भूत। इसमें यह संदेह बना रहता है कि भूतकाल में कार्य पूरा हुआ था या नहीं। जैसे तुमने गाया होगा, तो संदेह है, गाया होगा शायद, गाया होगा, तू गाया होगा शायद, तू गाया होगा, तो इसमें संदेह रहता है। एक बार इसको आप लोग पूरा पढ़ लेंगे, इसमें कन्फ्यूजन बहुत होता है, समझ नहीं आता है जल्दी, लेकिन एक बार पढ़ लेंगे तो क्लियर हो जाएगा, 2-3 बार पढ़ लेंगे और। अब देखिए, हेतु हेतुमत भूत। इससे यह पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी पर किसी कारण न हो सकी। जैसे मैं आता, तू जाता, वह खाता, तो ये हेतु हेतुमत भूत हो जाएगी। मतलब क्रिया भूतकाल में होने वाली थी पर किसी कारण से न हो सकी, तो ये हेतु हेतुमत भूत हो जाएगा। तो ये हम लोग 6 भेद देख लिए भूत काल के। अब भविष्यत काल के भेद देखे जाएँ, ये 3 होते हैं इसके भेद। भविष्य में होने वाली क्रिया को भविष्यत काल की क्रिया कहते हैं। जैसे वह कल घर जाएगा। भविष्यत काल के 3 भेद हैं, सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्य और हेतु हेतुमत भविष्य। तो सामान्य भविष्य क्या है? इससे यह प्रकट होता है कि क्रिया सामान्यतः भविष्य में होगी। जैसे मैं पढ़ूँगा, भविष्य में कभी पढ़ूँगा, वह जाएगा, भविष्य में कभी जाएगा, तो भविष्य सामान्य भविष्य काल हो जाएगा। अब संभाव्य भविष्य क्या है, इसको देखा जाए, जिससे भविष्य में किसी कार्य के होने की संभावना हो। जैसे संभव है रमेश कल आया, तो संभव है, ठीक, ये अलग है, रमेश कल आया, तो यहाँ पे संभावना प्रकट हो रही है, तो संभाव्य भविष्य हो जाएगा। अब देखिए हेतु में हेतुमत भविष्य। हेतु हेतुमत वाला बस भविष्य में होता है और भूत में होता है। इसमें एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करता है। जैसे वह आए तो मैं जाऊँ, ये बहुत पूछता है। हेतु हेतुमत भविष्य जो है, ये इसमें क्या होता है कि एक क्रिया दूसरी क्रिया पे निर्भर रहती है। वह आए तो मैं जाऊँ, मतलब वो आएगा तभी ये जाएगा, नहीं आएगा तो नहीं जाएगा। वह आए तो मैं जाऊँ, वह कमाए तो खाए, निर्भर रह रहा है कि कमाएगा तभी खाएगा। अब आगे देखिए, क्रिया के पक्ष यानी क्रिया के रूप। सभी कालों और वाच्यों में क्रिया के विविध और व्यापक रूप हैं, यहाँ उनका विस्तार अपेक्षित नहीं, किंतु नमूने के तौर पर नीचे देखना क्रिया से कर्मवाच्य के कुछ रूप तीनों कालों में दिए जा रहे हैं। विद्यार्थी इसी के आधार पर शेष रूप बनाने का अभ्यास करें। तो यहाँ पे दिया है, पुरुष दिया है, लिंग, सामान्य वर्तमान, सामान्य भूत, सामान्य भविष्य। तो क्या है यहाँ पे देखा जाए इसको, उत्तम मैं, मध्यम तू, अन्य वह। तो ये एक वचन वाला दिया है, मैं तू वह, और ये हम बहुवचन वाला हो गया है। तो सामान्य वर्तमान में क्या है, देखा जाता हूँ, देखा जाता हूँ, और सामान्य भूत में देखा गया है। यहाँ पे अंतर स्पष्ट हो जाएगा। सामान्य भविष्य में है देखा जाऊँगा, स्त्रीलिंग में है देखी जाती हूँ, देखी गई, देखी जाऊँगी। देखा जाता है, देखा गया, देखा जाएगा, ये मध्यम पुरुष में है। अब देखिए स्त्रीलिंग क्या है मध्यम पुरुष में, देखी जाती है, देखी गई सामान्य भूत में है, देखी जाएगी सामान्य भविष्य में है। अब देखिए यहाँ पे अन्य पुरुष है, तो अन्य में क्या है दिया, अन्य में है वह। जैसे होता है ना, उत्तम पुरुष मैं हूँ और मध्यम पुरुष तू है, मतलब मैं वक्ता, और सुनने वाला मध्यम पुरुष होता है, और जिसके बारे में बात किया जा रहा है वह अन्य होता है। तो देखा जाता है, देखा गया, देखा जाएगा, देखी जाती है, देखी गई और देखी जाएगी, ये भविष्य में सामान्य भविष्य में हो गया। अब देखिए इसका बहुवचन देख लिया जाए कैसे है, देखे जाते हैं, देखे गए, देखे जाएंगे,
ये सामान्य वर्तमान में है, ये सामान्य भूत में है और ये सामान्य भविष्य में है। देखी जाती हैं, देखी गई, देखी जाएंगी, देखे जाते हो, देखे गए, देखे जाओगे। और ये स्त्रीलिंग में हो गया देखी जाती हो, देखी गई और देखी जाओगी। अब देखिए अन्य में है, पुल्लिंग में देखे जाते हैं, सामान्य वर्तमान में है, देखे गए सामान्य भूत में है, देखे जाएंगे सामान्य भविष्य में है, देखी जाती हैं, देखी गई, देखी जाएंगी। ये हो गया। काल के अन्य भेदों के कुछ रूप उदाहरण नीचे दिया जा रहा है, तो और भी उदाहरण यहाँ पे नीचे दिया है। संदिग्ध वर्तमान का दिया है, देखा जाता होगा, शायद देखा जाता होगा, देखी जाती होगी, देखे जाते होंगे। यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा। संभाव्य वर्तमान है, देखा जाता हो, तो संभाव्य हम लोग पढ़े थे कि उसमें हो रहता है। देखी जाती हो, देखे जाते हो। आसन्न भूत है, मतलब अभी अभी देखा गया है, देखी गई है, देखे गए हैं। पूर्ण भूत है, मतलब पूरा हो गया है, देखा गया था, देखी गई थी, देखे गए थे। संभाव्य भूत है, देखा गया हो और देखी गई हो, तो हो रहता है। संभाव्य में क्या रहता है, हो रहता है, देखे गए हों। अब संदिग्ध भूत क्या है, देखा गया होगा, देखी गई होंगी, देखे गए होंगे और संभाव्य भविष्य है, देखा जाऊंगा, देखी जाऊंगी और देखे जाएंगे। यहाँ पे क्लियर हो जाएगा अच्छे से पढ़ने पे कि संदिग्ध में संभाव्य में अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो यहाँ पे देखने से क्लियर हो जाएगा। अब क्रिया का पद परिचय हम लोग का ये अंतिम टॉपिक है, इसके बाद समाप्त हो जाएगा क्रिया। तो इसको देखा जाए। क्रिया के पद परिचय में क्रिया का प्रकार, वाच्य, पुरुष, लिंग, वचन, काल और वह शब्द जिससे क्रिया का संबंध है, इतनी बातें बतानी चाहिए। मैं जाता हूँ, इसमें जाता हूँ क्रिया है, इसका पदन्वय होगा। जाता हूँ क्या है, अकर्मक है। अकर्मक सकर्मक हम लोग पढ़े थे, जिसमें कर्म रहता है उसको सकर्मक कहा जाता है, और जिसमें कर्म रहता है उसको सकर्मक कहा जाता है, जिसमें कर्म नहीं रहता है उसको अकर्मक कहा जाता है। मैं जाता हूँ तो क्या जाता हूँ, प्रश्न तो पूछने पे कुछ उसका जवाब आ नहीं रहा है। ठीक, जैसे मैं रहता कि मैं गाता हूँ, तो गाता हूँ है तो गीत गाता होगा वो, तो सकर्मक हो जाएगा। लेकिन मैं जाता हूँ, कुछ इसका जवाब मिल ही नहीं रहा क्या जाता है, तो ये अकर्मक हो जाएगा, अकर्मक क्रिया। कर्तृवाच्य है, कर्तृवाच्य मतलब कि कर्ता प्रधान रहेगा। ठीक, तो मैं जाता हूँ, तो मैं है जाता हूँ। अब देखिए सामान्य वर्तमान है ये, तो ये तो दिख ही रहा है कि सामान्य वर्तमान है। उत्तम पुरुष है, तो मैं, तुम, वह, मैं तो उत्तम पुरुष होता ही है। और पुल्लिंग है, एक वचन, मैं इसका कर्ता है, तो ये इसका पदन्वय हो गया, या पद परिचय। तो हम लोग का ये पूरा समाप्त हो गया आज। और अभ्यास वाला हम कहे थे बाद में देखा जाएगा, क्योंकि पहले पढ़ लिया जाए अच्छे से, पेपर लगा हुआ है। तो इसमें ध्यान क्या देना है हम लोगों को, काल तो आप लोग देख सकते हैं। वाच्य जो है इस पे ध्यान देना है। कर्तृवाच्य है, हो गया कर्मवाच्य और भाववाच्य, इसमें ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ से प्रश्न जरूर आएगा। तो कर्तृवाच्य ध्यान दीजिएगा कि उसमें कर्म कर्ता जो है वो प्रधान रहेगा, और कर्मवाच्य जो है इसमें कर्म प्रधान रहेगा। उसके अनुसार कर्म के अनुसार लिंग वचन में क्रिया के लिंग वचन में परिवर्तन होगा, और कर्तवाच्य में कर्ता के अनुसार परिवर्तन होगा। भाववाच्य नेगेटिव हमेशा रहता है, नकारात्मक। और ये कर्मवाच्य जो है ये भी कभी कभी नकारात्मक में आ जाता है, तो ध्यान दीजिएगा। भाववाच्य तो क्लियर है आप लोगों को, इसलिए कि टाला नहीं जाता, गाया नहीं जाता होता है। लेकिन कर्मवाच्य में और कर्तृवाच्य में इसमें ध्यान देना है आप लोगों को। तो इसी को बस क्लियर कर लीजिएगा, आपका पेपर में हो जाएगा, कुछ सही हो जाएगा। नंबर इससे ज़रूर आता है, पूछता ज़रूर है इसको। तो अब देखा जाएगा कल, अगला अध्याय अव्यय है। तो आप सबका जुड़ने के लिए धन्यवाद।